हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल विषय की पाठ्य योजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही पर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। तो जैसे जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार करें वो कक्षा और विषय हो जाएगा आपकी भूगोल, और जो आज की समय अवधि है आपकी हो जाएगी 30 मिनट, और जो जिस दिनांक को आप पाठ्य योजना तैयार करें वो दिनांक लगा लीजिए। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है घास स्थल एवं कटीली झाड़ियाँ। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर लें ताकि आपको कोई भी वीडियो डलने पर आपको नोटिफिकेशन या सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। मित्रों, अगर चीज़ को सब्सक्रिप्शन करने का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सब्सक्रिप्शन करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें या प्रदान करने की कोशिश करेंगे। यही हमारी इच्छा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपके शिक्षण के उद्देश्य से। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाना है। शिक्षण के उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 2 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण उद्देश्य वाला कॉलम है उसके अंदर आपको या आप थोड़ी जानकारी लीजिए शिक्षण उद्देश्य के बारे में। पहले लिखने से पहले शिक्षण के उद्देश्य होता है क्या। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि छात्र अध्यापक शिक्षण द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो इस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या बताइए शिक्षण अपने आप में क्या परिवर्तन ला सकता है। तो ये उसके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य। तो पहला शिक्षण का उद्देश्य लिखना है ज्ञानात्मक, इसके बाद लिखना है अवबोध, और तीसरा लिखना है ज्ञानोपयोग। इस प्रकार से आपको ये जो 3 शिक्षण के उद्देश्य है इसके समक्ष मैंने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, उनको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। ये तीनों शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में जो आपको चौथे नंबर का शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है आपका कौशल। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए कौशल। तो कौशल में आप लिखेंगे विद्यार्थी घास स्थल एवं कटील झाड़ियों के बारे में दक्षता हासिल कर सकेंगे या कौशल प्राप्त कर सकेंगे। 5वां आता है अभिरुचि, विद्यार्थी घास स्थल एवं कटीले झाड़ियों के प्रति समस्याओं का विचार विमर्श कर सकेंगे। 5वां आता है 6वां आता है अभिवृत्ति, तो घास एवं कटीले झाड़ियों के सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। इस प्रकार से आपको ये जो 6 के शिक्षण के उद्देश्य है इन 6 के शिक्षण के उद्देश्यों को आपको ध्यानपूर्वक लिख लेना है। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी सहायक सामग्री। हेडिंग लगा लीजिए सहायक सामग्री। सहायक सामग्री से तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जा रहा है तो इस शिक्षण कराते समय जो जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता करती है वो सारी कौन सी सामग्री कहलाती है, शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे लपेट पला हुआ है, चाक, सांपट, डस्टर वगैरह सारी चीज़। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपकी पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान हेडिंग लगा के इसमें लिखेंगे विद्यार्थी घास स्थल एवं कटीली झाड़ियों के प्रति सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाने, छात्र अध्ययन क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। ये दोनों कॉलम बनाने के पश्चात में आप लिखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा समझ लीजिए कि प्रस्तावना प्रश्न होता है क्या। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, और ये प्रश्न कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न इसमें किए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम छात्र अध्यापक या अध्यापिका को कम से कम 4 प्रश्न आपको करने ही होंगे। तो जो प्रश्न होते हैं इसके उत्तर बच्चों द्वारा दे दिए जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा, मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं। बच्चों तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वन में किस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। बच्चों से चीड़, बांस आदि वृक्ष मिलते हैं। चीड़, बांस व यूकलिप्टस के अतिरिक्त प्राकृतिक वनस्पति में और क्या क्या पाया जाता है। बच्चों तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, घास स्थल आदि। तो नेक्स्ट प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा, घास स्थल एवं कटीली झाड़ियों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों के लिए एक प्रकार से इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो जैसे नहीं दे पाएंगे तो एक प्रकार की समस्या हो गई, तो कौन सा प्रश्न बन जाएगा उनके लिए, समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो अभी समस्या का समाधान छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। हेडिंग लगा लीजिए उद्देश्य कथन। इसके अंदर आपको लिखना है बच्चों आज हम घास स्थल एवं कटीली झाड़ियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। मित्रों, मैं आपको थोड़ी सी प्रस्तावना प्रश्न के बारे में और जानकारी दे देता हूँ, थोड़ी सामान्य जानकारी, कुछ ज़्यादा नहीं है। मित्रों, अगर आपको आपकी पाठ्य योजना सबसे अधिक प्रभावपूर्ण या प्रभावशाली या सबसे अच्छी बनानी है तो आपको जो ध्यान देनी है जो चीज़ है या जो मेन सबसे बात है वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। क्योंकि आपका प्रस्तावना प्रश्न जितना प्रभावपूर्ण होगा आपकी पाठ्य योजना में उतनी प्रभावपूर्ण, या कहने का मतलब है उतनी लचीली बन के आएगी। तो ध्यान देने की चीज़ यही क्या है, प्रस्तावना प्रश्न। कहने का मतलब ये जड़ मान लीजिए एक तरह से, जैसे पेड़ की सबसे मूल भाग उसकी जड़ होता है, उसी प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न का ये मूल भाग ये जड़ ही है। इसके पश्चात आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण, और इसके अंदर आपको 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया या विद्यार्थी क्रिया भी लिख सकते हैं आप, विधि हो जाएगी और श्यामपट कार्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये 5 कॉलम बना लें। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल
ये हो जाएगा आपका पहला शिक्षण बिंदु। तो इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है, ध्यानपूर्वक उन विकासात्मक प्रश्नों को आप लिख लीजिए। और विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे कि उसके अंदर प्रश्न पूछा जाएगा। विधि चल रही है आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। जो छात्र अध्यापक कथन है उसके अंदर मैंने जो छात्र अध्यापक कथन लिखा है उस छात्र अध्यापक कथन को आप लिख लीजिए। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। जो श्याम पटकारे उस श्याम पटकारे को आप जो छात्र अध्यापक कथन है उसमें महत्वपूर्ण बिंदु को आप लिख लीजिएगा और परिपूर्ण कर लीजिएगा। इसके पश्चात जो बोध प्रश्न है उन बोध प्रश्नों को आप लिखेंगे। थोड़ी सामान्य जानकारी लीजिए, बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाता है कि छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा जो पाठ पढ़ाया गया है उस बच्चों ने का ध्यान उस पाठ में लगा रहे, कहने का मतलब उसका ध्यान भंग नहीं हो। इसके पश्चात में जो आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है वो शीतोष्ण घास स्थल। तो इसके समक्ष जो मैंने विकासात्मक प्रश्न लिखा है उन विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। और छात्र अध्यापक कथन है उस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। इसके पश्चात आते हैं इसके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न देखिए मैंने लिखा दिए। तो बोध प्रश्न के बारे में मैंने पहले बता दिया किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं। तो आप ये बोध प्रश्न लिख लीजिए। इसके पश्चात में जो तीसरा शिक्षण बिंदु आता है वो है कटीली झाड़ियाँ। तो कटीली झाड़ियों का जो शिक्षण बिंदु है उसके समक्ष जो मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है इन विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात में छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि या प्रश्नोत्तरी विधि। और जो छात्र अध्यापक कथन है तो छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिखेंगे। जो छात्र अध्यापक कथन लिखने के पश्चात में छात्र क्रिया में आप लिख लीजिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्याम पटकारे उस श्याम पटकारे को जो छात्र अध्यापक कथन के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप श्याम पटकारे के अंदर चार्ट बना के ब्लैक चार्ट लगा के उसमें लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट आता है आपका बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न लिखेंगे। तो मित्रों बोध प्रश्न के बारे में मैंने पहले बता दिया कि बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाता है कि जो पाठ पढ़ाया जा रहा है या जिसके बारे में शिक्षण करवाया जा रहा है वो उसके से बच्चों का ध्यान इधर उधर भटके नहीं, कहने का मतलब भंग नहीं हो, उनका ध्यान एकाग्रचित होकर पाठ में लगा रहे। इस वजह से ये बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो मैंने शिक्षण बिंदु लिखा है और उसके समक्ष छात्र अध्यापक क्रिया विधि और श्याम पटकारे वगैरह सारी चीज़ें लिखवाई है, इसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। ये लिखने के पश्चात में जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है। लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग लगाने के पश्चात में आप इसमें लिखेंगे या लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि मूल्यांकन प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख लेनी सारी चीज़। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपकी क्या, मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ले लीजिए। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाए वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा या कितना सीखा है, इस बात की जानकारी या प्रतिपुष्टि या फीडबैक, कहने का मतलब है उन्होंने कितना सीखा है इस बात की वो जानकारी लेना चाहते हैं। इस वजह से ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो आप ही ये मूल्यांकन प्रश्न कर सकते हैं क्योंकि अगर आपने बच्चों को पाठ पढ़ाया तो आपके द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाएंगे। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो जरूरी नहीं जैसा मैंने बनाए उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बनाएं, लेकिन आपको किसी प्रकार के आप प्रश्न तैयार करते हैं जैसे लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, रिक्त स्थान वाले, अवसद वाले, सत्य सत्य वाले, मिलान चिन्ह वाले, किसी भी प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो उसी प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हैं, जरूरी नहीं जैसे मैंने बनाया। उसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका गृह कार्य। तो बच्चों को आप गृह कार्य दे दीजिए, कहने का मतलब है बच्चों को गृह कार्य ऐसा दीजिए उनकी कठिनाई के स्तर के आधार पर बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर जो अपना खाली समय है उसका सदुपयोग आसानी से कर सकें। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मित्रों सब्सक्राइब का कोई भी चार्जेज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।